माई सेल्फ रजनीश कुमार और मैं आज आप लोग को वर्क पावर एंड एनर्जी पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। नए तरीके से कंप्लीट करेंगे, है ना। तो वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। हम लोग जनरल लाइफ में हर वक्त बात करते रहते हैं, है ना। काम कर रहे हैं, वर्क बोले तो काम, ठीक है। और इसका फिजिक्स में क्या डिफिनेशन है। मान के चलो कि कहीं पे तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। फोर्स तुम्हारा लग रहा है ना। तुम बोलोगे कि हम काम कर रहे हैं, मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट को तुम डिस्प्लेस नहीं करवा पाए, उसको धक्का नहीं दे पाए, तो तुम्हारा वर्क उस कंडीशन में हो गया जीरो, है ना। फिजिक्स ऐसा बोलता है, ठीक है। फिजिक्स में जो है ना डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी होता है ना। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जितना फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जितना फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट, दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग फोर्स बोलते हैं, है ना। तो दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क बोलते हैं। तो वर्क होता है तुमको Fs, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पे फोर्स लगाए, इधर से धक्का दिए, है ना। 10 न्यूटन तुम फोर्स लगाए हो और मान के चलो कि ये 2 मीटर आगे बढ़ गया, है ना। 2 मीटर इसको आगे तुम धक्का दे पाए, तो उस कंडीशन में तुम्हारा वर्क कितना हो गया, 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो कितना हो गया ओवरऑल 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। 20 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल। तो ये हो गया हम लोग को वर्क, ये इस कंडीशन में वर्क हो गया अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर मान के चलो कि ऐसा नहीं हो तब क्या होगा। मान के चलो कि ये सरफेस पे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ओके, और इसमें धागा बांध दिए हो तो तुम इधर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन पता ही होगा किसी चीज़ को बांध के खींचोगे तो ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कितना होता है और कितना हम लोग मान के चलो 2 मीटर इस कंडीशन में भी चले, 2 मीटर चले, है ना। फोर्स लेकिन उस साइड लग रहा था, फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना। फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका इफेक्ट कितना है। मान के चलो कि 10 न्यूटन मान के चलो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो ये आगे बढ़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को लग रहा है क्या, ऑब्जेक्ट जो इस साइड जा रहा है तो इसको ऐसा लग रहा है कि फोर्स इधर हम लोग को धक्का दे रहा है। इस ऑब्जेक्ट फील कर रहा है फोर्स इधर, ठीक है ना। ये ऊपर नहीं जा पाता है, इसको ग्रेविटेशन के कारण ही, है ना। ग्रेविटी इसको नीचे रखता है, इसलिए ये इस डायरेक्शन में नहीं जाता है, ये इस डायरेक्शन में जाता है। तो इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में हम लोग को होता है F cos थीटा, ठीक है। और हम लोग यहाँ से इस कंडीशन में मान के चलो कि ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इस कंडीशन में वर्क होता है Fs cos थीटा। हम लोग एक कंडीशन लिए हैं, इसमें हम लोग फोर्स इस साइड लगा रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट 2 मीटर इस साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम लोग वर्क का जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे Fs cos थीटा। देखो इसको थोड़ा सा डीपली 11th में पढ़ना है ना। डॉट प्रोडक्ट होता है एफ और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, है ना। जस्ट हम लोग बस अभी समझ लेते हैं। अभी हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा भी नहीं पढ़े हैं ना। कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, तो उस कंडीशन को उस मतलब नहीं भी पढ़े तो हम लोग कुछ वैल्यू याद रख सकते हैं ना। जैसे कि अगर मान के चलो कि थीटा अगर 0 है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कॉस 0 आ जाएगा। थीटा अगर 30 है, थीटा अगर 30 है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कॉस 30 लिखेंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू याद कर लेंगे, फिर cos 45 का वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे, है ना। और cos 60 और cos 90, ठीक है। और एक वैल्यू और याद करवा दे रहे हैं cos 180, इसका भी वैल्यू याद कर लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। कारण है कि साइन थीटा कॉस थीटा 10th में मैथ्स में पढ़ना है, तो अभी जस्ट हम लोग वैल्यू याद कर लेंगे। थीटा तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है। तो cos 0 होता है 1, ये होता है √3/2, और ये होता है ये होता है 1/√2, और ये होता है cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, और ये इसका वैल्यू होता है -1। ये वैल्यू अगर याद रख लेंगे तो हम लोग वर्क का इस फॉर्मूला से वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि एक कंडीशन हम ले रहे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है और हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्क कितना होगा, तो हम लोग वर्क का फॉर्मूला पर हैं Fs cos थीटा, ठीक है ना। इस बार थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, एफ का वैल्यू 10 है, 10 इंटू एस का वैल्यू 2 है, और ये cos 60 होता है 1/2। तो हम लोग का वैल्यू आ गया 2 से
5 बार में, ठीक है ना, 5 2 जा 10, और यूनिट पता ही जूल होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग का वर्क कितना हो गया, 10 जूल, है ना। अगर मान के चलो कि यही इस डायरेक्शन में लगता, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगता, तो 20 और 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, उस कंडीशन में एंगल 0 होता है, और जीरो का वैल्यू 1 होता है, ये फर्क नहीं करता, ठीक है। एफएस हो जाता है, जस्ट वैल्यू 20 जूल हो जाता है। इससे पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना चुके थे, ठीक है ना। तो वर्क यही होता है, और कभी कभी हम लोग एंगल पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मान के चलो डिस्प्लेसमेंट सीधा है ना, और फोर्स ऊपर लग रहा है, उस कंडीशन में 90 डिग्री हो जाएगा। मान के चलो कि फोर्स हम लोग फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, और मान के चलो कि ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है, कोई कंडीशन, जैसे कि मान के चलो कि एक कंडीशन ले रहे हैं, एक आदमी है, अपने ऊपर कोई भी चीज़ ले लिया, ठीक है, तो फोर्स तो नीचे लग रहा है, आदमी जाएगा इस डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया 90, और उस कंडीशन में cos 90 लिखेंगे, cos 90 पूरा को 0 कर देगा, तो उस कंडीशन में हम लोग का वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वर्क दो टाइप का, एक पॉजिटिव वर्क, एक निगेटिव वर्क, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, मान के चलो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, उस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क होता है। मान के चलो कि हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस कंडीशन में नेगेटिव वर्क होता है। जैसे कि हम लोग चलने के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग पैर से इधर जमीन को धक्का इस डायरेक्शन में देते हैं, है ना, हम लोग आगे चलते हैं, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, उस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस एफ एस, है ना। फोर्स पता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पता रहेगा, तो माइनस के साथ वो आंसर आ जाएगा, है ना। उस कंडीशन में हम लोग का निगेटिव वर्क हो जाएगा। तो पता चल गया कि किस किस कंडीशन में वर्क 0 होता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90, जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज़ उठा करके आगे चले, ठीक है ना, तो हम लोग को फोर्स नीचे लग रहा है ना, या हम लोग फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हैं आगे, तो फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, जा रहे हैं आगे, है, तो उस कंडीशन में एंगल 90 डिग्री बन गया, तो हम लोग का वर्क हो गया उस कंडीशन में 0। तो समझ में आ गया। अब हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे, है ना, हम लोग को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कुछ एंगल दे देता है, तो एफ एस कॉस थीटा से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। इस कंडीशन में कितना वर्क होगा, देख लो, 2-3 कंडीशन ले लिए। एक आदमी क्या कर रहा है, दीवार पे धक्का मार रहा है, तो दीवार पे धक्का मार रहा है, दीवार आगे नहीं जा रहा है, तो मेरा वर्क हो गया 0, है ना। कारण है कि डिस्प्लेसमेंट है नहीं, एस का वैल्यू हम लोग को 0 है, तो डब्ल्यू बराबर होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना भाई, तो यहाँ पे एस ही 0 है, तो ओवर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है ना, 0 से मल्टीप्लाई होकर के सारा नंबर 0 ही हो जाता है, तो इस कंडीशन में वर्क 0 हो गया। इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, इस टोकरी मान के चलो कि ये कोई सामान है, तो इस सामान के ऊपर हम लोग ऊपर फोर्स लगाते हैं, हम लोग लेके मान के चलो आगे बढ़ते हैं ना, तो इस कंडीशन में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है, और cos 90 होता है 0, है ना, एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, cos 90 आ जाएगा जो 0, सबको 0 कर देगा। इस कंडीशन में भी वर्क 0 हो गया हम लोग को। इस कंडीशन में हम लोग को वर्क कितना हो गया, पैर से धक्का पीछे लगाते हैं, जाते हैं आगे, दोनों के बीच का एंगल हो गया, तुम फोर्स इधर लगाते हैं, जाते हैं आगे, है ना, दोनों के बीच का एंगल 180, है ना। इस कंडीशन में जो वर्क हो गया वो माइनस एफ एस हो गया, क्योंकि cos 180 का वैल्यू -1 होता है, जो कि यहाँ पे ले आए, है ना। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन था जिसमें कि वर्क हम लोग समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग वर्क और एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स का वर्क का डिफिनेशन ये है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ का प्रोडक्ट होता है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, है ना। जस्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट नहीं, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड होता है, हम लोग पढ़े थे, है ना। मान के चलो ऊपर लगा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है ना ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है तो ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन फोर्स नहीं फील कर रहा होगा, है ना, थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे जो एंगल है वो एफ कॉस थीटा के बराबर इस डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क बोलते हैं। तो वर्क का तो पता ही है फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा वर्क होता है, ठीक है। और हम लोग अब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क होता है ना, काम करने का कैपेसिटी, है ना। जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है ना। एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में मान के चलो कि 2 टाइप्स का होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मान के चलो कि किसी ऑब्जेक्ट में काम करने का कैपेसिटी उसके मोशन के कारण हो रहा है। मान के चलो कि बॉल है, मूव करते हुए आ रहा है ना, तो किसी चीज़ से टकराएगा तो उसको डिस्प्लेस करवा सकता है ना, उसको तोड़ फोड़ सकता है, तो उस पर वो काम कर सकता है, तो
को जो काम करने का कैपेसिटी आया है उसके मोशन के कारण हुआ है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण काम करने का कैपेसिटी आता है तो हम लोग उस कंडीशन में बोलते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना। उसी टाइप से उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण काम करने का कैपेसिटी होता है। पोजीशन, जैसे कि मान के चलो कि कोई भी चीज़ को हम लोग उठा करके ऊपर ले गए, उसको छोड़ देंगे तो नीचे में किसी चीज़ से टकरा के उसको वो तोड़ फोड़ सकता है ना, उसको डिस्प्लेस करवा सकता है। तो उसके पास भी कैपेसिटी है। क्या हुआ था, हम लोग ऊपर ले गए तो उसके पास हम लोग बोलते हैं उस कंडीशन में इसके पोजीशन चेंज कर दी उसके, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से उसमें एनर्जी आ गया। तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन के कारण आया एनर्जी और कॉन्फ़िगरेशन के कारण, मान के चलो कि ये शेप का है ना, ये मान के चलो बो है, ठीक है, और ये एरो है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से लगा देते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं तो ये आगे चला जाता है एरो, ठीक है। तो इसके पास इस कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास कैपेसिटी है काम करने का, है ना, वर्क करने का कैपेसिटी। तो हम लोग बोलते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण कैपेसिटी आया है, तो इस कंडीशन में बोलते हैं हम लोग इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अभी हम लोग एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, है ना। एनर्जी के दो टाइप का होता है, हम लोग बोले थे, है ना। एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट में तब बोलते हैं जब एनर्जी उसको उसके मोशन के कारण आया है, ठीक है ना। एनर्जी दो टाइप्स का हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके मोशन के कारण उसमें काम करने का कैपेसिटी, वर्क करने का कैपेसिटी आ रहा है ना, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। उसके पोजीशन चेंज करवा दिए, जैसे कि मान के चलो कि हम लोग ऊपर पानी भर देते हैं टंकी में, मोटर का यूज़ करके पानी भरते हैं, तो इसका मतलब उसका पोजीशन हम लोग चेंज करवा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। वो बाद में हम लोग उसी का यूज़ करके हम लोग बाद में सब जगह पानी आता है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। पहले हम लोग एनर्जी अपना खर्च करके उसके पास, है ना, जो जितना एनर्जी हम लोग अपना खर्च करते हैं उतना ही एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे पूरा मोटर का यूज़ करके हम लोग पानी ऊपर तक पहुँचाए, है ना, तो हम लोग पहले एनर्जी खर्च करके पानी ऊपर तक पहुँचा दिए, फिर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया है ना। जितना हम लोग एनर्जी खर्च किए होंगे उतना ही एनर्जी उसके एज ए पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, ठीक है। उसी टाइप से मान के चलो कि कोई भी ऑब्जेक्ट तो मोशन में डायरेक्ट आ नहीं जाएगा, हम लोग अपना वर्क करेंगे उसके ऊपर, है ना, अपना एनर्जी खर्च करेंगे, तो हम अपना एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसके पास क्या आ गया कि वेलोसिटी आ गया। बॉल को मान के चलो उठा के फेंकते हैं तो तुम अपना एनर्जी खर्च कर रहे हो, उसके बाद बॉल में क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है, तो वो भी अब उस बॉल के पास कैपेसिटी है काम करने का। कैपेसिटी कैसे आया उसको, उसके मोशन के कारण आया, है ना। तो यही दो टाइप का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K = अगर मान के चलो कि मास पता है तो हाफ इंटू मास इंटू उसके जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, है ना। मान के चलो कि एक बॉल है या कोई एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, ठीक है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। तो ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, इसके पास एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ मास इंटू वेलोसिटी। मास है 1 kg, है ना, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हाफ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो इसके पास 50 जूल, है ना, 50 जूल ये काम कर सकता है ना, इसके पास एनर्जी है 50 जूल का, है ना। इसके पास वर्क करने का जो कैपेसिटी है वो 50 जूल का है। तो समझ में आ गया, है ना। हम लोग अपना एनर्जी खर्च करके उसमें एनर्जी दिए हैं ना, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना, हम अपना एनर्जी उसमें दे दिए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। उसी टाइप से मान के चलो कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में कैपेसिटी है वर्क करने का, तो हम लोग उसको बोलते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल मान के चलो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा दिए, ठीक है ना, तो उसके पास जो एनर्जी आया, है ना, वर्क करने का, वो होता है mgh। जी का वैल्यू पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये होता है, ठीक है। मान के चलो कि 10 kg है और तुम उठा करके उसको 2 मीटर हाइट तक ऊपर पहुंचा दिए, है ना। इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये होता है mgh, ये हो गया 2 इंटू मास है 10 इंटू 9.8 इंटू 2 मीटर। तो इसके पास कितना हो गया, ये 98 इंटू 2, 196 जूल, है ना। इसके पास कितना एनर्जी है, 196 जूल। तो दोनों टाइप का एनर्जी पता चल गया है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये डिफिनेशन लिख लोगे, ठीक है।
वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम बोला जाता है, जैसे कि मान के चलो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम काम किए, ठीक है, तुम्हारा काम कितना हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट में जितना एनर्जी का चेंज आ गया ना, तुम्हारा काम उतना ही है ना। तो वर्क इज इक्वल टू होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन एनर्जी, ठीक है, चेंज इन एनर्जी। जैसे मान के चलो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट था जो कि मान के चलते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से पहले से मूव कर रहा है 5 kg का, ठीक है, और इस पर हम काम किए, वर्क किए, धक्का दे दिए थोड़ा सा और, तो इसका वेलोसिटी और थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, है ना। मान के चलो उधर से रोकेंगे तो डिक्रीज कर जाएगा। अगर मान के चलो धक्का दे दिए और इसका वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 ही kg का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग का जो वर्क हुआ ना, उसके एनर्जी में चेंजिंग कितना का आया है। पहले शुरू फर्स्ट एनर्जी है ना, इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल एनर्जी देख लो, इनिशियल एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी, इसके पास मोशन वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हाफ 5 इंटू 4, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 10 जूल, ठीक है ना। इनिशियल एनर्जी 10 जूल है, ठीक है, और फाइनल एनर्जी इसके पास कितना है, फाइनल एनर्जी है हाफ, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ मास है 5 kg, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, 2 से 5 बार में 250 है, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी है 250, इनिशियल एनर्जी है 10 जूल, तो एनर्जी का चेंज कितना आया, चेंज इन एनर्जी 250 माइनस 10, ठीक है ना, तो ये हो गया 240 जूल। तो तुम्हारे द्वारा जो हम लोग के द्वारा जो उस पर वर्क हुआ ना, वो हुआ 240 जूल का। तो वर्क एनर्जी यही बताता है। मान के चलो कि ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी ये पहले से 2 मीटर हाइट पे था और तुम इसको और थोड़ा सा 10 मीटर हाइट पे पहुंचा दिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, तो जो चेंज इन एनर्जी आएगा ना, वही हम लोग का वर्क हो गया, यानी कि इतना ही हम लोग उस पर वर्क किए हैं, तो उससे उसका एनर्जी में उससे पोजीशन या एनर्जी में चेंजिंग आया है ना। जो एनर्जी में चेंजिंग आता है वही हम लोग का उस पर वर्क होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग पावर के बारे में समझेंगे। अब हम लोग एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है, मान के चलो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल एनर्जी है वो हर वक्त कांस्टेंट रहता है। मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट ये ऊपर बिल्डिंग पे है ना, तो इस कंडीशन में इसके पास वेलोसिटी नहीं है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी मान के चलते हैं कि 10 मीटर हाइट पे है, ठीक है, और 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जो कि वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू एच का वैल्यू 10 लेते हैं, तो ये हो गया 98 टू जा 196 जूल। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मान के चलो कि इसके पास इसका हाइट थोड़ा कम कर दिए, तो mgh में हाइट थोड़ा डिक्रीज हो गया, तो mgh का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो इसके पास एनर्जी का जो एनर्जी कम हुआ ना, उतना ही अब जो हाइट इसको मान के चलो कि नीचे छोड़ देंगे, है ना। तो इस हाइट पे आने के बाद इसके पास थोड़ा कुछ वेलोसिटी भी होगा, तो उस कंडीशन में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा उसके वेलोसिटी के कारण। तो काइनेटिक जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा ना, उतना ही काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाएगा। तो फिर भी दोनों का सम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो हम लोग को कांस्टेंट ही मिलेगा। मान के चलो कि अब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरते गिरते यहाँ तक आ गया, उस कंडीशन में इसका हाइट 0 हो गया, हाइट 0 हो गया है, तो अब इसके पास जस्ट यहाँ पे गिरने से थोड़ा पहले इसके पास पूरा का पूरा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ जाएगा इसके पास, है ना। जब नीचे आ जाएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, और इसका हाइट 0 है, उस कंडीशन में इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, और काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ वाला इसके पास जितना एनर्जी था, यहाँ पे भी उसके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उतना ही एनर्जी है ना। पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में 0, काइनेटिक एनर्जी जितना पूरा 196 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है ना,
हर वक्त कांस्टेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जी हम लोग एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम लोग बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यही स्टेट है। और हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यही लिख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हर वक्त कांस्टेंट होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तो थोड़ा सा उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगा, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो हर वक्त फिक्स्ड ही रहने वाला है, ठीक है। तो यही था हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग पावर के बारे में देख लेते हैं। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। रेट, किस रेट से कोई काम हो रहा है, किस रेट से काम हो रहा है, तो वही हम लोग का पावर होता है। जैसे कि मान के चलो कि देखो पावर और एनर्जी हम लोग जनरली एक ही समझते हैं। हम लोग बोलते हैं अरे इसके पास पावर ज़्यादा है, इसके पास, है ना, एनर्जी ज़्यादा है, तो हम लोग सोचते हैं कि उसके पास पावर भी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। मान के चलो कि किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है ना, तो लेकिन वो एनर्जी का जो कंज्यूम होने का जो रेट है या एनर्जी जो खर्च करने का वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में पावर बोलते हैं हम लोग कम है। जैसे पावर है ना, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट में मान के चलो कि किसी के पास 100 जूल एनर्जी है ना, इतना काम कर सकता है, लेकिन वो काम कर सकता है मान के चलो 10 सेकेंड में। इतना एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट, मान के चलो कोई आदमी 100 जूल अपना 10 सेकेंड में खर्च करता है, तो इसके पास पावर कितना हो गया, पावर हो गया वर्क 10 जूल, है ना, 10 सेकेंड में करता है, तो पावर हो गया उस कंडीशन में 10 जूल पर सेकेंड, है ना। जूल पर सेकेंड को वाट भी बोलते हैं, समझ में आ गया। पावर का एनर्जी, पावर का यूनिट वाट भी होता है, जूल पर सेकेंड को वाट, ठीक है ना। तो इसके पास हो गया 10 वाट का पावर है, ओके। दूसरा ऑब्जेक्ट मान के चलो या दूसरा आदमी है, उसके पास मान के चलो 50 जूल ही एनर्जी है, ठीक है ना। वो मान के चलो कि 50 जूल वर्क कर देता है किसी के ऊपर, है ना, कहीं पे वर्क जो करता है वो 50 जूल का वर्क करता है, मान के चलो कि वो 2 ही सेकंड में कर देता है, लेकिन अपना जो एनर्जी जो रिलीज करता है या एनर्जी जो अपना वो खर्च करता है 2 सेकंड में 50 जूल एनर्जी, कोई भी वर्क 2 सेकंड में 50 जूल वर्क कर लेता है 2 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या हो गया 50/2, तो यहाँ पे हो गया पावर 25 वाट, ठीक है ना। अब बताओ इसके पास एनर्जी है ना 50 जूल एनर्जी था, इसके पास मान के चलो 100 जूल एनर्जी था, लेकिन 50 जूल का एनर्जी ये खपत 2 ही सेकंड में कर देता है ना। 50 जूल खर्च अपना जो एनर्जी है 2 सेकंड में करता है, तो पावर हो गया 25 वाट। और इसका ये 100 जूल 10 सेकंड में करता है ना, मान के चलो, तो इस कंडीशन में इसका पावर आ गया 10 वाट। तो इस कंडीशन में ये ज़्यादा है ना, एनर्जी इधर ज़्यादा था लेकिन पावर उस साइड ज़्यादा है ना। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क हो रहा है ना, तो वो हम लोग का पावर होता है। समझ में आ गया। एक कंडीशन लेते हैं, मान के चलो कि मेरे पास कोई बल्ब है या 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब इसका पावर दिया हुआ है ना, पावर का यूनिट वाट होता है। तो 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब 100 जूल एनर्जी, जूल पर सेकेंड, है ना, इसका मतलब 100 जूल पर सेकेंड इसका पावर है, वाट मतलब जूल पर सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में, इसका मतलब है 1 सेकेंड में ये 100 जूल एनर्जी रिलीज करता है, काम करता है 100 जूल, ठीक है ना, या एनर्जी कंज्यूम करता है ना। 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है ये, इसलिए इसका पावर कितना है 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मान के चलो कि ये ठीक है, ये 30 डेज, ठीक है, 30 डेज ये वर्क किया है, और ईच डेज मान के चलो 8 आवर्स या 10 आवर्स के लिए ये बल्ब जलता था, ठीक है। तो बताओ तो ये एनर्जी कितना खर्च होगा 30 डेज में, इसका एनर्जी कितना खर्च करेगा, है ना, हम लोग को बिल कितना आने वाला है, ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 1 सेकेंड में 100 जूल करता है, तो 10 आवर में कितना करेगा, है ना। 10 आवर में कितना सेकेंड होता है, 10 × 60 मिनट × 60 सेकेंड, है ना। तो 10 आवर में इतना सेकेंड आया, तो उस हिसाब से एक दिन में इतना सेकेंड ये वर्क कर रहा है, 30 डेज में कितना करेगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा, ये 30 डेज में इतना सेकेंड आ गया, ठीक है। और हम लोग 1 सेकेंड में अगर 100 जूल करता है, तो इतना सेकेंड में ये कितना जूल एनर्जी खर्च करेगा। 30 डेज में हम लोग को इतना सेकेंड आ जाता है ना। तो हम लोग पता है कि ये बल्ब जो है ना 100 वाट का है, तो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी जो है ना ये कंज्यूम करने वाला है। तो 30 डेज में इतना सेकेंड होता है, तो इतना सेकेंड में कितना जूल ये एनर्जी कंज्यूम करेगा,
तो लिख दिए एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड इज 100 जूल। सो एनर्जी कंज्यूम इन 30 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60, इतना सेकंड में एनर्जी कितना कंज्यूम हो जाएगा। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, इतना जूल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 10 10 6 6 जा 36 और 36 यहाँ पे 3 जा 108, जीरो कितना होगा, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो, 2 3 4 5 6, है ना, इतना जो ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग को मान के चलो कि ये कितना बिजली बिल ये आएगा। ठीक है ना, ये कितना जो है ना यूनिट खर्च किया, तो हम लोग को एक यूनिट कितना होता है 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट बोलते हैं। ये जो है ना एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, ये एनर्जी का यूनिट होता है। कारण क्या है, किलो मतलब 10 टू द पावर 3 होता है, वाट होता है जूल पर सेकेंड, आर होता है 1 आर है ना 3600 सेकेंड होता है। तो ये ओवरऑल हो जाता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। सेकेंड ख़त्म हो गया तो जूल बच गया, तो ये एनर्जी का यूनिट होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल को, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट इतना होता है, इतना जूल, तो इतना जूल कितना यूनिट होगा, है ना। हम लोग जस्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, तो हम लोग को नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता चल जाएगा। अब मान के चलो कि एक यूनिट के लिए 8 रुपीज़ या 10 रुपीज़ जितना भी लगता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को कॉस्ट आ जाएगा, है ना। बिजली बिल आ जाएगा, तो उतना हम लोग को पता कर लेंगे। ठीक है ना, तो पावर क्या होता है अभी हम लोग समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से अब हम दूसरा चैप्टर लाएंगे ग्रेविटेशन, जो कि 30 मिनट के अप्रॉक्स में पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है।